वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बंगाली लैंग्वेज में रिलीज हुई एक मैथोलॉजिकल हॉरर सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है रक्तफुलक। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 1000 साल पहले, जहाँ पर एक बहुत बड़े साधु गौतम बुद्ध की पूजा में बिजी होते हैं। मतलब साधु लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उसमें बिजी होते हैं। तभी एक और साधु उनके पास आकर कहने लगता है कि आचार्य जी, गांव में एक बहुत ही भयंकर घटना पेश आई है। गांव का एक बंदा भी होता है, उस साधु से कहने लगता है कि वज्रकेतु ने 3 लड़कियों को अपहरण करके ले गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। आचार्य जी, आप ही उन लड़कियों की रक्षा कर सकते हैं। यह सुनने के बाद ये साधु भी शौक में रह जाते हैं। दूसरे सीन में उस वज्रकेतु को दिखाया जाता है जो हेरुका की पूजा करते रहता है। यह हेरुका बुद्धिज्म के एक देवता है। थोड़ी देर के बाद वो बड़े साधु और उनका शिष्य वज्रकेतु के पास आते हैं। पूछने लगते हैं कि वज्रकेतु, जो मैंने सुना, क्या वो सच है कि तुमने गांव की 3 लड़कियों को अपहरण किया? वज्रकेतु कहने लगता है, हाँ आचार्य जी, आपने सही सुना। साधु कहने लगते हैं, क्या वो लड़कियां कहाँ पर है? फटाफट से उनको छोड़ दो। वज्रकेतु कहने लगता है कि आचार्य जी, उनको जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ पर वो चले गए, हेरुका के कदमों पर। आप निश्चिंत रहिए। इस तरह से जब दूसरी तरफ इशारा दिखाने लगता है तो वो साधु वहाँ पर देखकर शॉक में रह जाते हैं। उस वज्रकेतु ने उन 3 लड़कियों की बलि दे चुका होता है। उनका सर काट कर हेरुका के सामने रख चुका होता है। उन्हीं सरों के नीचे एक छोटी सी तख्ती होती है, प्लेट, जिसमें कुछ पुराने रिचुअल का डायग्राम होता है। शायद ये वज्रकेतु कुछ शक्तियाँ हासिल करने के लिए इस रिचुअल को स्टार्ट किया। उसके बाद इन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है 2026, जहाँ पर शुभो नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल ये शुभो अपनी फैमिली के लिए एक घर को तलाश करते रहता है। मतलब इसकी फैमिली यहाँ पर शिफ्ट होने का प्लान किया होता है। फिलहाल ये शुभो एक ऑटो रिक्शा में उस गांव पर जाते रहता है उस घर को देखने के लिए। दूसरी तरफ दत्ता गुप्ता की फैमिली को दिखाया जाता है। फिलहाल गुप्ता की वाइफ अपने घर के काम वाली को अपने पास बुलाकर कुछ काम वगैरह सौंपने लगती है और ये गुप्ता की वाइफ थोड़ी सी अपाहिज होती है, एक स्टिक के सहारे से चलती रहती है। थोड़ी देर के बाद वो काम वाली बाई घर के पीछे आती है थोड़ा साफ सफाई करने के लिए। तभी पेड़ के पास इसको वो तख्ती नजर आती है, वो प्लेट जो वज्रकेतु के पास थी, बलि दिया था। सोचने लगती है कि ये चीज यहाँ पर कैसे आई। उस प्लेट के ऊपर कुछ मूर्तियाँ होने की वजह से यही सोचने लगती है कि शायद ये भी कोई देवी देवता होंगे। इस तरह से उस प्लेट को पूजा वाले रूम पर लाकर रख देती है। काम वाली बाई को ये प्लेट मिली है, ये बात घर के किसी भी मेंबर को पता नहीं होती। दूसरी तरफ वो शुभो ऑटो रिक्शा से जा रहा होता है ना, तो वो ऑटो रिक्शा खराब हो जाता है। तो ऑटो रिक्शा वाला बंदा शुभो को एक रूट बताने लगता है कि दादा, अगर आप यहाँ से जाओगे तो वो घर आपको नजर आ जाएगा। आप चलते रहिए, मैं गाड़ी ठीक करके आ जाऊंगा आपके पीछे पीछे। अब धीरे धीरे रात होने को आती है। ये शुभो डरते डरते ही उस रास्ते से जाने लगता है। जब ये शुभो किसी जगह पर आता है घर को ढूंढते हुए, तो इसको कुछ अजीब की आवाजें सुनाई देने लगती है कि यहाँ से चले जाओ। ऐसी आवाजें सुनकर ये डर के मारे वापस जाने लगता है। उसी वक्त जमीन से एक हाथ आकर इस शुभो के पैर को पकड़ लेता है, अपनी तरफ खींचने लगता है वो हाथ। यह शुभो बहुत चीखने चिल्लाने लगता है कि कोई मेरी जान बचाओ। उसी वक्त यहाँ पर कृष्णानंद नाम का एक बंदा आता है। फटाफट से शुभो का हाथ पकड़कर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन वाला हाथ उस शुभो को पैर को छोड़ देता है। उसके बाद ये शुभो कृष्णानंद का बहुत शुक्रिया अदा करने लगता है कि अगर आज आप नहीं आते तो मेरी जान यहीं पर निकल जाती। थोड़ी देर के बाद यही कृष्णानंद पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाता है। इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि 4 साल पहले एक लड़की मिसिंग हो गई थी। उस लड़की को बुरी तरह से टॉर्चर करके मारकर यहीं पर दफना दिया गया और एक्चुअली वहाँ पर खुदाई करने पर एक लड़की का कंकाल भी मिलता है, वही जहाँ से हाथ ऊपर आया। कृष्णानंद इंस्पेक्टर को विक्टिम के बारे में बताते हुए उसके हत्यारे के बारे में भी बताने लगता है। इंस्पेक्टर कहने लगता है, लेकिन इस लड़की के बारे में कोई मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर हुई ही नहीं। कृष्णानंद भी कहने लगता है कि इंस्पेक्टर साहब, ऐसे काफी सारे केसेस है जो आपके रजिस्टर में नहीं। आप उस बंदे से पूछताछ करिए, वो खुद अपना गुनाह कबूल कर लेगा। एक्चुअली उस लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए जो भी इस रास्ते से गुजरता उससे मदद मांगने के लिए उससे रोकती, लेकिन ऑफकोर्स इंसान है, डर के मारे यहाँ से भागने लगे। थोड़ी देर के बाद वही इंस्पेक्टर शुभो को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। इसका पैर थोड़ा सा जख्मी होता है। शुभो इंस्पेक्टर से पूछने लगता है कि इंस्पेक्टर साहब, वो बंदा कौन था? इंस्पेक्टर कहने लगता है कि पता नहीं वो बंदा कौन है, कहाँ से आया है। काफी सारे लोग उनके बारे में काफी सारी बातें करते हैं। फिलहाल तो 10 साल से मैं इनको यहाँ पर देखते आ रहा हूँ। उन्होंने अपना नाम कृष्णानंद बताया। कुछ लोग उनको आगम बागेश भी कहते हैं। जब भी किसी को प्रॉब्लम आती
कृष्णानंद वहां पर जाकर उनकी मदद करते इस एरिया की काफी सालों से रक्षा करते आ रहे हैं। तुम तो बहुत ही लकी हो, आइन टाइम पर वो वहां पर पहुंच गए, वरना तुम तो हार्ट अटैक से मर ही जाते। दूसरी तरफ वही दत्त गुप्ता को दिखाया जाता है। जब वो गुप्ता अपने घर में काम कर रहा होता है तो उसकी बीवी इसके पास आकर मंदिर जाने की बात करने लगती है। इनकी बेटी का नाम होता है तितली। गुप्ता की बीवी गुप्ता से ये भी कहने लगती है कि तितली की यहाँ पर पढ़ाई खत्म होने के बाद इसको कोलकाता भेज देगी हायर स्टडीज के लिए। अब वो तितली तो अपने कमरे में बैठकर सेल्फीज क्लिक करके अपने बीएफ को भेजती रहती है, बिना पढ़ाई किए इसकी जात का। दूसरी तरफ जब वो कृष्णानंद वापस अपने घर पर आकर जब पूजा वगैरह कर रहा होता है तो इसको कुछ भयंकर विजन्स नजर आने लगते हैं। उन विजन्स में वो कुछ मरे हुए लोगों को देखता है, एक फैमिली की मौत, और वो फैमिली और कोई नहीं दत्त गुप्ता की फैमिली होती है। तभी कृष्णानंद के सामने इसके गुरुजी प्रकट होते हैं, एक बहुत ही पुराने साधु। वो साधु कहने लगते हैं कि कृष्णानंद अब वो वक्त आ चुका है उस श्राप का अंत करने के लिए, तुम अभी से वो काम शुरू कर दो कृष्णा। दूसरी तरफ वो शुभो वापस अपने घर पर आता है। यह शुभो और कोई नहीं वही गुप्ता का भाई होता है। गुप्ता की वाइफ पूछने लगती है, अरे शुभो तुम्हारे पैर को क्या हुआ, और वैसे तुम कल आने वाले थे ना, क्या हुआ? शुभो कहने लगता है, अरे कुछ नहीं भाभी, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, मैं ठीक ही हूँ, आप फिक्र मत करिए। और वैसे रीमा कहाँ पर है? ये रीमा शुभो की बीवी होती है। शुभो की भाभी कहने लगती है कि वो तो शॉपिंग पर गई है, आ जाएगी। शुभो फटाफट से रीमा को कॉल करने लगता है। रीमा कहने लगती है, अरे मैं रास्ते पर ही हूँ, बस मुझे कोई भी ऑटो रिक्शा नहीं मिली, पैदल ही चलती आ रही हूँ। रीमा फोन कट करके वापस जा रही होती है तो इसको ऐसा लगता है कि कोई इसको बुला रहा है। उस तरफ देखने पर इसको एक लड़की नजर आने लगती है। अब पता नहीं इस रीमा को क्या छोल मची होती है, ये उसी तरफ जाने लगती है, लेकिन बाद में वो लड़की इसको नजर ही नहीं आती। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो कृष्णानंद गुप्ता के घर पर आता है। शुभो कृष्णानंद को देखकर शॉक में रह जाता है, अरे आप हमारे घर पर, आइए अंदर आइए। उसके बाद सीन 20 सालों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक माँ बेटे को दिखाया जाता है। लड़के का नाम होता है तेनिया और उसकी माँ का नाम माया। जब ये माँ बेटे अपने घर में कामकाज कर रहे होते हैं तो गली का एक कुत्ता बार बार भौंकते रहता है। वो लड़का तेनिया उस कुत्ते को डांटने लगता है, अरे चुप रहो, हमेशा भौ भौ कर भौंकते रहते हो। माया अपने बेटे को समझाने लगती है, अरे तेनिया तुम अपना काम करो ना, उस कुत्ते पर इतना ध्यान मत दो, शायद उसको भूख लगी होगी, भौंक रहा होगा। थोड़ी देर के बाद माया ये देखती है कि वो तेनिया घर की चाकू लेकर उस गली के कुत्ते को मार चुका होता है। अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ अब वो कुत्ता कभी नहीं भौंकेगा। प्रेजेंट डे पर वो कृष्णानंद घर के अंदर आने पर वो शुभो अपने फैमिली मेंबर से इंट्रोडक्शन करवाने लगता है कि इनका नाम कृष्णानंद है, इन्होंने ही मेरी जान बचाई, अगर कल रात ये नहीं होते तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। वो शुभो पूछने लगता है कि वैसे आप हमारे घर के बारे में कैसे जानते हो? वो कृष्णा कहने लगता है कि ये सब कुछ हम बाद में बात करेंगे, क्या तुम्हारे फैमिली का कोई मेंबर बाहर है? शुभो कहने लगता है, हाँ मेरी बीवी रीमा बाहर गई हुई है। कृष्णानंद कहने लगता है कि उसको फटाफट से घर पर लाना होगा, तुम्हारे घर पर एक बहुत बड़ी संकट आने वाली है। दूसरी तरफ वो रीमा घबराते हुए अपने घर पर जाने लगती है, लेकिन तभी इसके सामने एक बहुत ही भयंकर सी लड़की आ जाती है। ये देखकर इस रीमा की तो और फटने लगती है, फटाफट से वहाँ से भागने लगती है। लेकिन आइन टाइम पर कृष्णानंद और शुभो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो रीमा घबराते हुए अपने हस्बैंड को यही बात कहने लगती है कि वहाँ पर कोई है। कृष्णानंद वहाँ के माहौल को चेक करके इन दोनों से कहने लगता है कि यहाँ पर ज्यादा देर टिकना सेफ नहीं है, चलो फटाफट से घर पर निकलो। दूसरी तरफ कोलकाता में किसी जगह पर एक लड़की किसी टैक्सी का इंतजार करती रहती है। तभी सैमी नाम का एक बंदा अपनी गाड़ी लेकर इस लड़की के पास आकर लिफ्ट देने की बात करने लगता है कि इस समय पर आपको एक भी टैक्सी नहीं मिलेगी, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। पहले तो ये लड़की मना करने लगती है कि मैं मैनेज कर लूंगी, लेकिन वो सैमी उस लड़की से थोड़ा रिक्वेस्ट करने लगता है। सो बाद में वो लड़की इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते के दरमियान में ये दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ बातें शेयर करने लगते हैं। देखते देखते वो सैमी दूसरे रूट से जाने लगता है। वो लड़की गाड़ी को रोकने के लिए कहती है, लेकिन उसी वक्त वो सैमी उस लड़की का सर जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ उस रीमा को घर पर लाकर आराम करवाते हैं। गुप्ता को इन सारी चीजों पर यकीन ही नहीं होता। अपने भाई शुभो से यही बात कहने लगता है कि रीमा ने डर की वजह से कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया होगा, इसीलिए वो डर गई। कृष्णानंद कहने लगता है कि आपके घर पर जो संकट आई है वो किसी डॉक्टर से कम नहीं होगी, लेकिन वो गुप्ता कृष्णानंद का मजाक उड़ाने लगता है। हाँ, तुम जैसे पाखंडी बाबाओं को मैंने काफी सारे लोगों को देखा, मैं एक फिजिक्स प्रोफेसर हूँ, ये सारी बातें मेरे सामने मत करिए, आप जा सकते हो। कृष्णानंद यहाँ से जाने से पहले उस शुभो को अपना फोन नंबर देते हुए कहने लगता है कि अगर तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम हो फटाफट से मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। खैर शुभो की 2 बेटियां होती है,
वो दोनों लड़कियां ये ऑब्जर्व करती है कि वो तितली किसी बंदे से चाट कर रही है। हल्के से इसके पास जाकर पूछने लगते हैं कि हमारी जीजाजी कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, कैसा दिखता है, हमें भी उसकी फोटो दिखाओ। तितली की बातों से ये बात पता चलती है कि तितली और इसकी बीएफ की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए से हुई। बस ऑनलाइन के जरिए से ही चाटवाट होती रहती है और यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि इस तितली का बीएफ और कोई नहीं, वही सैमी है जिसने एक लड़की को किडनैप किया। थोड़ी देर के बाद तितली की एक बहन वॉशरूम पर जाती है। जब ये अपना फेस वॉश करके नल को ऑफ करती है तो अचानक से ये नल दोबारा ऑन हो जाता है। सोचने लगती है कि शायद इसी ने नींद में नल को ऑफ नहीं किया होगा। उसके बाद सीन 1000 साल पहले शिफ्ट होता है। एक दिन गांव की 3 लड़कियां किसी जंगल में आकर लकड़ियां वगैरह चुनती रहती है। उसी वक्त वो वज्रकेतु और उसके आदमी यहाँ पर आकर इन तीनों लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं। प्रेजेंट डे पर वो सैमी तितली को कॉल करके एक हॉट वाली सेल्फी मांगने लगता है। यह सुनने के बाद तितली शर्माते हुए मना करने लगती है। छी, कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम, ऐसे कोई सेल्फी मांगता है। सैमी कहने लगता है कि नॉर्मल सेल्फी तो हर कोई देखता है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक स्पेशल सेल्फी तो चाहिए ना। प्लीज तितली एक हॉट वाली सेल्फी दे दो ना। उसी वक्त तितली की माँ कमरे में आकर तितली को डांटने लगती है कि हमेशा तुम फोन में घुसी रहती हो, किससे बात कर रही हो बिना पढ़ाई किए। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मैं तुमको कोलकाता नहीं भेजूंगी। एक्चुअली वो सैमी कोलकाता में ही रहता है ना। तितली ने यही सोचा कि आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता पर जाकर इसके बॉयफ्रेंड से मिलेगी। सो तितली की माँ इसको बहुत डांटने लगती है तो तितली रोते हुए वॉशरूम पर चली जाती है। अब इसी हालत में ये अपनी सेल्फी क्लिक करके सैमी को भेज देती है। इस तरफ सैमी जहाँ पर खड़ा होता है उसी के बगल में एक मटन की दुकान होती है। वो मटन और चाकू को देखकर सैमी को कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं। वही 1000 साल पहले वज्रकेतु ने एक मंदिर में किया था ऐसे वाले विजन्स। और उसी तरह इसके हाथ को कुछ रैशेस भी आने लगते हैं, मतलब कुछ विजिबल होने के चांसेस होते हैं। बाद में ये सैमी वापस अपने अड्डे पर आता है। इसके साथ 2 और बंदे भी होते हैं। सैमी और उसके दोनों बंदों का यही काम होता है कि ये लोग लड़कियों को अगवा करके कहीं पर बेच देंगे, यहाँ से पंजाब से अदर कंट्रीज। सैमी अपने बंदों से कहने लगता है कि कुछ दिनों के बाद एक फ्रेश लड़की यहाँ पर आएगी, उसको टेस्ट करने में मजा ही अलग है। उसके बाद सीन दोबारा 15 साल पीछे जाता है। किसी बस्ती में जब कोई औरत स्नान कर रही होती है तो बाथरूम के बाहर एक टीनेज लड़का अपने फोन से इसकी वीडियो बनाते रहता है। यह औरत उस चीज को ऑब्जर्व करके आसपास वालों को आवाज लगाने लगती है कि जल्द से जल्द उस लड़के को पकड़ो, वो लड़का मेरी वीडियो बना रहा था। तो वहाँ के कुछ बंदे उस लड़के को चेस करके पकड़कर बहुत मारने पीटने लगते हैं। लेकिन बाद में वो लड़का उन लोगों को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। वो लड़का किसी जगह पर आकर दूसरे बंदे को वो वीडियो बेच देता है। ये लड़का और कोई नहीं, वही तिनाय होता है। प्रेजेंट डे पर गुप्ता के घर में काम करने वाली बंदी लगातार उस प्लेट की भी पूजा पाठ करती रहती है। एक्चुअली वो पूजा वाला कमरा नीचे होता है। गुप्ता की बीवी ऊपर सो रही होती है। तभी इसको कुछ आवाजें आने पर ये सडनली अपनी नींद से जाग जाती है। अपने काम वाली बाई और तितली को बुलाते हुए कमरे से नीचे उतरने लगती है। अब ये अपाहिज होने की वजह से रेयरली सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है। तो धीरे धीरे ये अपने कमरे से नीचे उतरती है तो ये देखती है कि कुछ दूरी पर तितली खड़े कर रो रही है। तितली की माँ कहने लगती है कि तितली, क्या वो तुम हो? अभी भी तुम मेरी बातों पर नाराज हो? ठीक है बाबा, तुम कोलकाता चली जाना। इस तरह से तितली से बात करते हुए तितली के पास जाने लगती है। लेकिन शॉकिंगली वो तितली नहीं होती, उसका चेहरा तो बहुत ही भयंकर होता है। तितली की माँ डर के मारे वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये सीढ़ियां तो चढ़ नहीं सकती, बेचारी नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद शुभ और उसकी बीवी तितली की माँ को देखकर इसको संभालने लगते हैं। तितली की माँ शुभ को जो हुआ वो बताने लगती है और ये भी कहने लगती है कि एक स्वामी जी हमारे घर पर आए थे ना, उनको फटाफट से हमारे घर पर लाओ। उन्होंने सच ही कहा था कि हमारे घर पर कोई संकट है। तो वो शुभ फटाफट से कृष्णानंद को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है। तितली की माँ जो हुआ वो बताने लगती है। कृष्णानंद सारे फैमिली वालों को इकट्ठा करके पूछने लगता है क्या बाकी घर वालों को ऐसी कुछ घटना पेश आई थी। तितली की बहन कृष्णानंद को उस रात का इंसिडेंट बताने लगती है। मतलब उस रात जब वो लड़की वॉशरूम पर गई थी, नल ऑन किया था तो वो दोबारा नल अपने आप ऑन हो गया। तभी शीशे में इसको एक बहुत ही भयंकर सा चेहरा नजर आया था। डर के मारे वो लड़की बाहर आ गई। ये बात इसने अपने माँ बाप को अभी तक नहीं बताई होती। अब जाके कृष्णानंद को बताने लगती है। कृष्णानंद पूछने लगता है कि आपके घर में कोई नई चीज को खरीदा गया है? नहीं, मतलब कोई पुरानी वस्तु आपके घर पर आई है, एंटिक पीस वगैरह? घर के सारे फैमिली मेंबर्स यही बात कहने लगते हैं। नहीं, किसी ने भी ऐसी चीज लेकर नहीं आई। उसी रात वो सैमी तितली को कॉल करने पर तितली टेरेस पर आकर
इससे बात करने लगती है। एक्चुअली का तितली का यही प्लान होता है कि ये रातों रात कोलकाता चली जाएगी सैमी के पास, क्योंकि तितली की माँ ने कहा था ना कि आगे की पढ़ाई के लिए इसको कोलकाता नहीं भेजेंगे। तो उस बात को सीरियसली लेकर सैमी के साथ भागने का प्लान करती है। उसी वक्त कृष्णानंद टेरेस पर आकर तितली से पूछने लगता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तितली बहाना बनाने लगती है कि बस ऐसे ही टहलने के लिए आई हूँ। कृष्णानंद पूछने लगता है क्या तुमको डर नहीं लगता, तुम्हारे सारे घर वाले तो डर रहे हैं। तितली कहने लगती है कि अंकल मैं ये भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती, मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। ये सब कुछ इंसानी दिमाग का खेल है, मेंटल हेल्थ इश्यूज। एक बंदा डरकर दूसरे बंदे को बताने पर वो भी कुछ चीजें इल्यूजन करने लगता है। और वैसे ये तंत्र मंत्र क्या सच में रियल है, क्या इससे कुछ फायदा हो सकता है। कृष्णानंद कहने लगता है क्या तुमको पता है तंत्र मंत्र से भी पावरफुल कौन सी चीज है, वो है प्यार। प्यार किसी भी तंत्र मंत्र को तोड़ सकता है। तितली जाने के बाद कृष्णानंद जमीन पर कुछ पाउडर डालने लगता है। जहाँ पर तितली खड़ी थी तो वहाँ पर कुछ मैजिक होने लगता है। कृष्णानंद समझ जाता है कि तितली की जान को खतरा हो सकता है। थोड़ी देर के बाद वो तितली अपने कमरे में आकर अपने कपड़े शपड़े पैक करने लगती है। उसी वक्त इसकी दो बहनें भी इसको देख लेते हैं। अब तितली जो है वो बताने लगती है कि मैं सैमी के पास जा रही हूँ कोलकाता। अब ये दोनों भी इसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं कि पता नहीं दीदी यहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया है, हम भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। सुबह होने के बाद जब वो काम वाली बाई पूजा वगैरह कर रही होती है तो कृष्णानंद को भलक लग जाती है। फटाफट से उस पूजा वाले रूम पर जाकर देखने पर वो प्लेट होती है। तितली की माँ से पूछने लगता है कि ये चीज आपके घर में कैसे आई। पता चल जाता है कि काम वाली बाई ने इसको यहाँ पर लेकर आई। और उसी वक्त घर वालों को ये बात भी पता चलती है कि इनकी घर की 3 लड़कियाँ घर में मौजूद नहीं और ना ही इनका फोन लग रहा। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। वही 15 साल पहले उस टाइम तेनिया ने एक कांड किया था ना। वही एक औरत स्नान कर रही थी, उसकी वीडियो बनाई थी। मोहल्ले वालों ने तेनिया को पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में मोहल्ले की कुछ औरतें यही बात को लेकर माया को चिढ़ाने लगी कि तुम्हारा बेटा तो ऐसा कांड कर दिया, वो तो बहुत ही आवारा बंदा निकला, कैसे परवरिश की तुमने उसकी। अब माया भी अपने बेटे से बहुत नाराज हो चुकी होती है। वो माया वापस अपने घर पर आकर एक बक्से को ओपन करते हुए एक छोटे से फ्लैशबैक को याद करने लगती है। तितली के घर में जो प्लेट है ना वो 30 साल पहले माया के घर पर थी। एक दिन माया की सास माया को इस प्लेट के बारे में बताने लगती है कि माया इस प्लेट की जिम्मेदारी मुझे मेरी सास ने सौंपी, अब मैं तुमको सौंप रही हूँ। कहा जाता है कि ये प्लेट श्रापित है और जिस दिन ये प्लेट इसके बक्से से गायब हो जाएगी उस दिन समझ जाओ हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। ये प्लेट तुम्हारे ससुर जी के टाइम सेफ रहा, तुम्हारा हस्बैंड के टाइम सेफ रहा, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है माया। अब शॉकिंगली माया ये देखती है कि वो प्लेट इसके बक्से से गायब है। समझ जाती है कि जिसका मतलब हमारा खानदान खत्म होने वाला है। इस तरह से पहले ये माया आत्महत्या कर लेती है। उस वक्त इसका बेटा तेनिया जेल में होता है। प्रेजेंट डे पर कृष्णानंद तितली के फैमिली वालों को इस प्लेट के बारे में बताने लगता है कि मेरे गुरुजी ने इस प्लेट के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि ये प्लेट श्रापित है। कैसा श्राप लगा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी बच्चियाँ खतरे में है। शुभ पूछने लगता है क्या आप हमारी बच्चियों को फाइंड आउट कर सकते हो। कृष्णानंद कहने लगता है हाँ एक रास्ता है, आप तितली के रिलेटेड कुछ चीजें लाकर दीजिए। दूसरी तरफ तितली और उसकी दोनों बहनें शहर पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों को पिक करने के लिए वो सैमी आता है। ये सैमी इन तीनों को अपने प्लेस पर ले जाने लगता है। एक्चुअली कल सैमी ने तितली से कहा था कि जब तुम कोलकाता आओगी हम दोनों किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। तितली यही बात सैमी से पूछने लगती है। सैमी बहाना बनाने लगता है कि एक्चुअली आज भीड़ बहुत होगी, मैंने पंडित जी से ऑलरेडी बात कर लिया, कल हम दोनों मंदिर पर जाकर शादी कर लेंगे और यहाँ पर तो बड़े बड़े कॉलेजेस है, तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो। इस तरफ कृष्णानंद तितली के कपड़े लेकर ध्यान करने लगता है, पता करने के लिए कि आखिरकार तितली कहाँ पर है। सो कृष्णानंद को कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं, लेकिन ये ज्यादा देख नहीं पाता। तभी इसके सामने इसके गुरुजी प्रकट होते हैं। कृष्णानंद कहने लगता है कि गुरुजी आपने जिस तख्ती के बारे में बात किया उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब इस श्राप को कैसे मिटाए। इसके गुरुजी कहने लगते हैं कि कृष्णा जो जिस टाइम पर होना है वो उसी वक्त होकर ही रहेगा, वो तख्ती ही तुमको रास्ता दिखाएगी। बाद में कृष्णानंद इन लोगों के पास आकर कहने लगता है कि सच में तितली और उसकी बहनें बहुत ही डेंजरस हाथों में है। पूछने लगता है क्या आप लोगों ने कभी संपूर मोनेस्ट्री के बारे में सुना है। शुभो कहने लगता है हाँ, मेरे दादाजी इसके बारे में कहानियाँ बताया करते थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पूर्वज बुद्धिस्ट थे, एक बहुत बड़े साधु भी थे। कृष्णानंद पूछने लगता है क्या उनका नाम बता सकते हो तुम मुझे। तभी रीमा कहने लगती है हाँ मुझे याद है, इनके दादाजी ने एक बार कहा था, उनका नाम था
रत्नाकर शांति। ये रत्नाकर वही साधु होता है जो सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसने वज्रकेतु को रोका था। कृष्णानंद शुभो से कहने लगता है कि हम दोनों को फटाफट से एक जगह पर जाना होगा, मैं तुमको सारी चीजें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इस तरह से शुभो को कहीं पर ले जाने लगता है, ऑलमोस्ट वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास। दूसरी तरफ वो सैमी तितली और उसकी दो बहनों को किसी रेस्टोरेंट पर लाकर खाना वगैरह खिलाने लगता है। इस खाने में कुछ बेहोशी की दवाई मिलाई होती है, जिसकी वजह से तितली और उसकी दोनों बहनें खाना खाकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ कृष्णानंद और शुभो किसी जंगल के रास्ते से गुजरते रहते हैं। उसी वक्त गाड़ी के सामने कुछ भयंकर लड़कियां नजर आने लगती है। कृष्णानंद कहने लगता है कि गाड़ी को मत रुकाओ, फटाफट से भगाओ, लेकिन शुभो डर के मारे गाड़ी को रोक देता है। उन आत्माओं को भगाने के लिए जब ये गाड़ी से उतरता है तो उनमें से एक लड़की किसी दूसरी तरफ इशारा दिखाने लगती है। कृष्णानंद समझ जाता है कि जिसका मतलब ये तीन आत्माएं तितली की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, उनको बचा रही थी। इस तरह तितली और उसकी दोनों बहनें जब अपनी आंखें खोलते हैं तो ये तीनों किसी घटिया कमरे में बंद होती है। तभी सैमी यहाँ पर आने पर तितली यही बात पूछने लगती है, अरे सैमी, ये तुम हमको कौन सी जगह पर लेकर आए हो? थोड़ी देर पहले मैं तो डर ही गई थी। तो सैमी फटाक से तितली को एक थप्पड़ मार देता है। अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए ट्रैप था बेबी। 2 दिन के बाद तुम यहाँ से पंजाब जाओगी और पंजाब से दूसरी कंट्री पर बेच दूंगा मैं तुमको, लेकिन बेचने से पहले मैं तुमको अपना प्यार खूब से दिखाऊंगा। सैमी का ये रूप देखकर तितली के तो होश उड़ जाते हैं। इस तरफ कृष्णानंद और शुभो एक प्लेस पर आ जाते हैं, वही जहाँ पर 1000 साल पहले एक साधु रहते थे ना, उस जगह पर। कृष्णानंद कहने लगता है कि शुभो, तुम यहाँ से चले जाओ, आगे का काम मुझे अकेले ही करना होगा। इस तरफ सैमी और उसके दोनों बंदे बहुत एंजॉय करने लगते हैं। बहुत ही मस्त लड़कियां हाथ लगी है, आज रात इनके साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन इसी दरमियान में ये सैमी को कुछ विजन्स नजर आने लगते हैं, मतलब इसको वो वज्रकेतु नजर आता है। एक्चुअली असल बात यह है कि वज्रकेतु का ये दूसरा जन्म होता है। 1000 साल पहले जो उस रिचुअल को रोक दिया था, अब जाके ये पूरा करेगा। इस तरह से थोड़ी थोड़ी चीजें इसको याद आने लगती है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 1000 साल पहले, जहाँ पर वही वज्रकेतु ने 3 लड़कियों की बलि दे दी। वहाँ पर बड़े साधु आते हैं। वज्रकेतु ने अमर होने के लिए उन 3 लड़कियों की बलि दे दी। वो साधु वज्रकेतु को श्राप देने लगते हैं, मतलब वही श्राप, 1000 साल बाद तुम दोबारा जन्म लोगे और तुम्हारा ये पाप इसी तख्ती में कैद रहेगा। 1000 साल के बाद तुम्हारी मौत होगी। तुम्हारा खानदान खुद इस तख्ती की रक्षा करता रहेगा। दूसरी तरफ गुप्ता पुलिस वालों को बुलाकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है। तो पुलिस वाले तितली के फोन को ट्रैक करने की कोशिश करते रहते हैं। इसी दरमियान में वो शुभो वापस घर पर आता है। कहने लगता है कि कृष्णानंद कुछ काम से वहीं पर रुक गए। ये सुनने के बाद गुप्ता कृष्णानंद पर ही शक करने लगता है कि शायद उसी पाखंडी बाबा ने हमारी बच्चियों को अगवा किया होगा। दूसरी तरफ कृष्णानंद उस तेनिया के घर पर आता है। तो इस घर पर आते ही वो तख्ती, वो प्लेट चमकने लगती है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि वो तेनिया अपना नाम बदलकर सैमी रख लिया। बाद में वही तख्ती लेकर तितली को फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहता है। दूसरी तरफ वो सैमी एक और लड़की को झांसे में फंसाने की कोशिश करते रहता है, उसको किसी मूवी में रोल देने की बात करते रहता है। तभी उस लड़की के अंदर इसको एक बहुत ही भयंकर सा चेहरा नजर आने लगता है। वो सैमी डर के मारे कहने लगता है, चली जाओ मेरे आंखों के सामने से, चली जाओ। अब वो लड़की डर के मारे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सैमी के वो 2 बंदे तितली और उसके बहनों को खाना देने के लिए आते हैं। तो मौका देकर तितली और उसके दोनों बहनें इन दोनों को बहुत मार पीट कर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी किसी रास्ते से एक पुलिस की वैन गुजर रही होती है। तो ये तीनों पुलिस की मदद लेने लगते हैं। घबराते हुए कहने लगते हैं कि 3 लोग हम तीनों को किडनैप किया, सर हमारी जान बचाइए। वो पुलिस वाला कहने लगता है, ठीक है आप घबराइए मत, पहले पुलिस स्टेशन पर चलकर साफ साफ बताइए क्या हुआ। इस तरह से इन तीनों को अपने पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगता है। लेकिन शॉकिंगली वो पुलिस वाला इन तीनों को उसी जगह पर लाता है, सैमी के पास। मतलब ये पुलिस वाला भी सैमी से मिला हुआ होता है। वो सैमी तितली को किसी कमरे पर लाकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी सडनली इसको अपना पिछला जन्म याद आने लगता है। ये सैमी अपने आप रिचुअल के लिए रेडी होने लगता है, वही हेरुका का स्केच बनाकर पूजा वगैरह करने के लिए तितली को घसीटते हुए इस जगह पर लाता है इसकी बलि देने के लिए। जब तितली का सर काटने ही वाला होता है तो सडनली इसका हाथ अपने आप रुक जाता है। वहाँ पर कृष्णानंद आकर अपनी शक्तियों की मदद से उस सैमी को रोक रहा होता है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। यहीं पर हमको एक और बात भी पता चलती है कि 1000 साल पहले उस बड़े वाले साधु ने वज्रकेतु को ये भी श्राप दिया होता है कि जिस 3 लड़कियों की तुमने बलि दी है
वो 3 लड़कियां दोबारा जन्म लेगी और वही लड़की तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, तुम्हारा सर्वनाश होगा। सो कृष्णानंद तितली को हौसला देने लगता है कि तितली, तुम ही इस सैमी को मार सकती हो, तुम कोई मामूली नारी नहीं हो, तुम एक पराशक्ति हो। ऐसे असुरों को तुमने पहले भी वध किया है, इस असुर का भी वध कर दो। उसी वक्त वो पुलिस वाला यहाँ पर आकर कृष्णानंद पर गोली चलाकर मार देता है। मरते मरते काली माता से प्रार्थना करने लगता है कि माँ, इस बच्ची को शक्ति दो, इस बच्ची के अंदर समाकर उस असुर का सर्वनाश कर दो। थोड़ी देर के बाद तितली भी मोटिवेट होकर अपने आप खड़े होने लगती है सैमी से फाइट करने के लिए। शॉकिंगली उस सैमी को तितली के अंदर देवी माँ नजर आने लगती है। तितली उसी चाकू से सैमी का सर काटकर मार देती है। जब कृष्णानंद को छूने लगती है तो कृष्णानंद के सारे घाव दूर हो जाते हैं, वो दोबारा जिंदा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर कृष्णानंद नहीं होता। तितली पुलिस वालों को यही स्टेटमेंट देने लगती है कि ये लोग हमें मारने के लिए आ रहे थे, मैंने ही इनको मार दिया। तितली हंसी खुशी वापस अपने घर पर आकर अपने घर वालों से यही बात कहने लगती है कि उसी अंकल ने हमारी जान बचाई। दूसरी तरफ कृष्णानंद उस तख्ती को, उस प्लेट को किसी जगह पर दफना देता है, कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर। तभी दोबारा इसके गुरुजी इसके सामने प्रकट होकर एक और काम सौंपने लगते हैं, जिसका मतलब इस सीरीज का दूसरा सीजन भी आने वाला है। इस तरह से ये होल सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।